हेलो एवरीवन, हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। पहले देखते हैं हमने क्या क्या ऑलरेडी कवर कर लिया है। राइट, हमने केमिस्ट्री बेसिक्स कर ली है, केमिकल रिएक्शंस और उनका एविडेंस और केमिकल रिएक्शन क्या होता है कवर कर लिया है, एंड बैकग्राउंड नॉलेज जो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए जरूरत होती है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे राइट कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, राइट, राइटिंग केमिकल इक्वेशन कवर करेंगे और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कवर करेंगे, जिसमें हम डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन आएगा, वर्ड इक्वेशन, ये सब सीधे देखोगे, वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये सारे टर्म आएंगे। और फिर बैलेंसिंग के लिए हम मेथड देखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, और हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड, एक एडिशनल मेथड जिससे कि सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं वो देखेंगे, और बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जो इजी एंड हार्ड एग्जांपल्स, तो ये सब हम कवर करेंगे आज। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे तो क्या कंपाउंड बनाएंगे, तो ये हमारा एक बेस बन चुका है। राइट, अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। पहला क्या है, ये देखो, केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन में बेसिकली केमिकल कुछ रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज होता है, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसी केमिकल रिएक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं, राइट, उसको डिस्क्राइब करना है। राइट, तो देखो कुछ एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें क्या है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का एक रिबन होता है जिसमें आपने आग जलाया, तो आग जलाते हैं तो वो डैजलिंग लाइट के साथ जलता है, राइट, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि उसका ऐश बनता है, व्हाइट ऐश बनता है। ये हम एक्टिविटी में आगे करने वाले हैं, बट अभी यहाँ पे हम एक रिएक्शन हो रही है उसको वर्ड में लिखा है, राइट, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया, बहुत ही लंबा सेंटेंस हो गया, राइट, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। इसी सेम रिएक्शन को हमें डिस्क्राइब करना है इन शॉर्ट फॉर्म, तो एक तरीका क्या है, वर्ड इक्वेशन में लिख ले। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यही हो रहा है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख दिया और एरो से दिखलाते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये भी ठीक है, ये कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, वर्ड इक्वेशन हो, इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। कि आप हर एलिमेंट या कंपाउंड का नाम लिख दो कि ये मिलकर ये बना, राइट, ओके, इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। हमने एलिमेंट का या कंपाउंड का फॉर्मूला सीखा हुआ है, राइट, तो अगर इसको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखा, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। Mg को हमने देखा है, राइट, O2, N2, F2, H2, ये सब जो हैलाइड्स थे, और O2, H2, N2, इसके अलावा सबको हम एक ही लिखते थे, राइट। इनके अलावा O2 किसमें लगाना है, H2, O2, N2 एंड हैलाइड्स। हैलाइड्स का मतलब F2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके अलावा सबको हम बस सिंगल एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो Mg लिखेंगे, Mg2 नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स, Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन को O नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, और MgO बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो MgO है। ये Mg2O क्यों नहीं है या MgO2 क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है कैटायन का। ऑक्सीजन का हमने क्या पढ़ा है, 2-, तो इसमें +2 है, इसमें -2 है, कंबाइन करेंगे तो एक ही काफी है, तो ये MgO बनेगा, राइट। तो अब ना तो हम जस्ट लिख सकते हैं, बल्कि एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं विदाउट जाने। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर बनता है तो इसका राइट इक्वेशन क्या लिखना है, इसका फाउंडेशन जो आपने सीखा है इसके पहले, उसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट, Mg + O2 MgO।
इसमें अब हम ये गलती नहीं करेंगे कि Mg प्लस O इक्वल टू MgO, ये नहीं लिखेंगे, यहां पे O नहीं लिखेंगे। MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो हम MgO ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमें पता है +2 और -2 है, तो एक एक एटम ही मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये सारे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसलिए पढ़ा था। अभी आगे आगे जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे कितना ये सारा कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करने वाला है। ओके, ये हमने देखा। तो ये आप आते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये जो है ये केमिकल, इसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें आप सिंबल से, फॉर्मूला से आप रिप्रेजेंट करते हो किसी केमिकल रिएक्शन को। जो इतना लंबा वर्ड में था उसको बस लिख दिया Mg प्लस O2 और एरो से MgO। तो इसमें देखो आप जो इक्वेशंस होती हैं, जो एरो है, राइट, एरो है, एरो के लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये सब क्या है? सब रिएक्टेंट्स हैं। दो रिएक्टेंट है इसमें, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, दो जो रिएक्ट करके कुछ बना रहे हैं, राइट, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। एक से ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट्स बोलेंगे, राइट। सिमिलरली एक से ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट्स बोलेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड में है एरो के उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। इसको आप ये भी बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, LHS ऑफ द रिएक्शन और LHS ऑफ द इक्वेशन, इसको RHS भी बोलते हैं, राइट हैंड साइड। और जो एरो है, एरो वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो एरो है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये एरो रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रेक होकर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन में बन रहा है, वो डिफरेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो जो एरो होता है, एरो दिखलाता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, कौन से कंपाउंड मिलकर क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या प्रोड्यूस हो रहा है या क्या प्रोडक्ट्स है, वो एरो के बाद लिखते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसमें हमें यही कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना था। जब इक्वेशन होगा सिंबल के फॉर्म में आइन लिखेंगे, क्या बनेगा उसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम सीखते रहेंगे। यहां पे हमें पता है इसका मैकेनिज्म क्या है, Mg2 प्लस है, O2 माइनस है, तो MgO ही बनाएगा। इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं, LHS, RHS एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये हमें इतने फंडा हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, तो जो हमने देखा है जो पिछले में, राइट, इसको केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, राइट। इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये देखो आप, ये जो लिखा है Mg प्लस O2 MgO, ये क्या है? स्केलेटल या स्केलेटल टर्म देखो अब, स्केलेटल या अनबैलेंस्ड। ओके, तो क्या हो रहा है इसमें? देखो अब अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो ऑक्सीजन का इसमें दो एटम है और इसमें एक ही एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड। उसको अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बट हमें पता है, राइट, केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास होती है, राइट। तो अगर आप देखोगे इसका मास लेफ्ट हैंड साइड को ज्यादा हो गया, इसमें एक मैग्नीशियम था, दो ऑक्सीजन था, और इससे बना क्या? एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, तो इसका मास तो ज्यादा हो गया। बट केमिकल इक्वेशन में तो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, राइट? मास उसका चेंज नहीं हो सकता। तो मतलब हो क्या रहा है? और दूसरी बात हमें क्या पता है, केमिकल रिएक्शन में एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसमें लग रहा है कि एक ऑक्सीजन एटम डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट विल रिमेन सेम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता या क्रिएट नहीं हो सकता नया। उसका मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड में जिस एलिमेंट के जितने एटम होंगे, राइट हैंड साइड में भी उस
एलिमेंट के उतने ही एटम होने चाहिए, उससे मास भी कंजर्व होगा और एटम ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा। और केमिकल रिएक्शन में हमें पता है कि ये दोनों बातें होती है, मास कंजर्व होता है और एटम्स, हर एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट, जितने भी दो एलिमेंट है इसमें मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम के भी जितने भी एटम्स होंगे इधर उतने इधर होंगे, ऑक्सीजन के भी जितने एटम इधर हैं उतने इधर होंगे। ओके, तो इसको ये केमिकल इक्वेशन में होता है। ओके, बाय द वे अगर एक थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट है पर जान लो आप फटाफट, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा उसमें। तो केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, राइट, और न्यूक्लियर रिएक्शन में, राइट, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी कंजर्वेशन होता है। ये थोड़ी सी हाई कॉन्सेप्ट है, आप बाद में पढ़ोगे। उसमें क्या होता है, मास और एनर्जी भी एक्सचेंज होते हैं, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, एनर्जी मास में कन्वर्ट होंगे, तो उसमें एटम भी कन्वर्ट होते हैं, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो न्यूक्लियर रिएक्शन की बात होती है। हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा मास कंजर्व रहेगा, एटम्स क्रिएट नहीं होंगे, हर एलिमेंट के एटम्स जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही काउंट राइट हैंड साइड में भी होंगे। जैसे ये एक एग्जांपल देखो आप, ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा हम खुद से लिख सकते हैं, इतना हमने पढ़ लिया है कि हम इसका इक्वेशन खुद से लिख सकते हैं। जिंक को क्या लिखे, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी हमने पढ़ा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या हमने जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट कैसे लिखूं, जिंक क्या होता है Zn2 प्लस, सल्फेट क्या होता है SO4 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, एक एक एटम कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यस, तो लिख दो ऐसे ही ZnSO4, ओके, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या लिखूं H नहीं H2, राइट, ने सीखा हुआ है H2 N2 O2 और हैलाइड्स। तो हम इक्वेशन खुद से लिख सकते हैं, अगर ऐसा किसी ने लिखा है, और ऐसे क्वेश्चंस है काफी, राइट, बोर्ड में भी आते हैं, जिसमें ऐसा लिखा हो आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, राइट, और उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, बैलेंसिंग बात करेंगे। और पहला जहां पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इससे इसमें कन्वर्ट करना, वो हमें अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि हमने उसका रूल या कॉन्सेप्ट समझ लिया है। ओके, तो ये देखो, ये Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जिंक की बात करूं मैं, जिंक अगर LHS RHS पैटर्न की बात करें, हमें क्या पता है, बैलेंसिंग का मतलब या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब वो हमें समझना है। उसका मतलब होता है रिएक्टेंट्स की तरफ एंड प्रोडक्ट्स की तरफ, या LHS और RHS में हर एलिमेंट का जितना एटम इधर होगा LHS में होगा, हर एलिमेंट का उतना ही एटम RHS में होना चाहिए। तो इसको LHS RHS में ब्रेक करते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं LHS, राइट में लिखते हैं RHS। अब देखते हैं कितने कितने हमारे पास एलिमेंट इधर है और इधर है। जिंक है, ओके, जिंक है, और क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, सल्फर है, और ऑक्सीजन है। अब देखो जिंक LHS में कितने हैं, LHS में जिंक एक ही है, ओके, RHS में कितना है जिंक, यहां पे देखो एक ही है, फाइन। हाइड्रोजन LHS में कितना है, 2, RHS में भी 2 लिख दिया। सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, तो हर एलिमेंट जो LHS में जिसका काउंट है RHS में भी काउंट इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। तुम्हें पता है कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी से मास चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो वी नो केमिकल इक्वेशन में एटम्स नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो हर एलिमेंट का काउंट LHS और RHS में सेम होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को जब हमने इस तरह लिखा,
हर एलिमेंट के लिए LHS और RHS में एटम का काउंट कितना है, सब इक्वल थे, मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब LHS में हर एलिमेंट का जितना एटम्स होगा, RHS में भी उस एलिमेंट का उतना ही काउंट होगा। इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, बट जरूरी तो नहीं है कि सारा इक्वेशन बैलेंस्ड ही हो, राइट? तो हम क्या करते हैं अगर बैलेंस नहीं हो तो? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, Fe प्लस H2O, ये देखो Fe3O4 प्लस H2, ये दे रखा है। ये देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जिसमें एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है कैसे करना है। तो इस एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स एग्जांपल देखे होते हैं जब बुक पढ़ते हैं, इसलिए जानबूझकर मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, तो अभी देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर मैं LHS RHS करूं अगर, राइट, एक चार्ट बनाऊं, राइट, एक चार्ट बनाऊं, ये देखो LHS और RHS, ओके, तो क्या क्या है? Fe है, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये दिख रहा है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इधर भी आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अभी क्या दे रखा है? Fe का 1 है, उस साइड कितना है? 3 है। हाइड्रोजन इस साइड LHS में कितना है? 2 है। हाइड्रोजन RHS में कितना है? 2 है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है। तो दिख रहा है आपको, राइट, कि ये बैलेंस तो नहीं है। LHS RHS में सारे एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है, तो हमें बैलेंस करना होगा। तो पहले आपको मैं हिट एंड ट्रायल मेथड जो एनसीईआरटी में बताई गई है वो बताऊंगा, और कुछ अच्छे मेथड्स समझाऊंगा जिससे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला जो काम करते हैं, इसमें एक जो क्वेश्चन या कंफ्यूजन आता है कि हम किससे स्टार्ट करें, हम किस एटम को बैलेंस करना स्टार्ट करें या इक्वल करना स्टार्ट करें। ओके, वो बताएंगे अभी आपको बहुत ही जल्दी। बट उससे पहले एक चीज, किसी का भी फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। ये सब जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में, राइट, यहां पे ऑक्सीजन 4 है, तो हम यहां पे 4 तो कतई लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। ये H2O था, इसको H2O4 नहीं कर सकते, राइट, तो ये नहीं कर सकते। तो जो भी कंपाउंड होगा, जो भी कंपाउंड या एलिमेंट होगा, उसका फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली कंपाउंड का मतलब हुआ ये सब जो ब्लॉक्स होंगे, राइट, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, राइट, यहां पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। H2O हमेशा H2O ही रहेगा, राइट, Fe भी Fe ही रहेगा। ये सारे के सारे जो भी कंपाउंड जिस तरह है वैसे ही रहेंगे। यहां पे गलती से जैसे Fe3 है, तो मैं यहां पे Fe3 नहीं लिखूंगा, Fe3 कर दिया, ये अलाउड नहीं होता है। इसका मतलब आपने फॉर्मूला चेंज कर दिया। जैसे ही आपने नीचे लिखा यहां पे, तो फॉर्मूला चेंज हो गया, ये कुछ और बन गया, राइट। सिमिलरली तो बीच में भी कुछ नहीं लिखना है। अगर H2O है तो H2O4 या H3O नहीं करेंगे, राइट। ये सब क्या होगा? गलत है। आप इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज करोगे आप यहां लगाओ या यहां बीच में लगाओ या इधर आखिरी में लगाओ, इसका मतलब होता है कि वो नया कंपाउंड बन गया। तो बीच में नहीं लिखना है। एक ये कॉन्सेप्ट है। और क्या कॉन्सेप्ट है? आप ऐसा भी नहीं करोगे, Fe3O4 है तो ब्रैकेट डाल दिया और यहां पे 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, ये नहीं करना है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी एक नया कंपाउंड बन जाएगा। बीच में भी नहीं लिखना है और ब्रैकेट डाल के बाद में भी लिखना है, ये भी गलत है। ये सब फॉलो नहीं करना है। ओके, तो करना क्या है?
करना क्या है, ये देखो आपको अगर किसी का काउंट बढ़ाना घटाना है तो जो ओनली परमिसिबल थिंग वो क्या है, इसके पहले आप लिख सकते हो, यहाँ पे x कुछ भी लिख सकते हो आप, 1 2 3 जो भी लिखना आप लिख सकते हो यहाँ पे, राइट। और लिस्ट है यहाँ पे मैंने आपको समझाता हूं कि अगर Fe3O4 दिया हुआ है, राइट, Fe3O4, और यहाँ पे इसके पहले लिख सकते हो, इसके पहले मैंने लिख लो, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे 3 लिख दिया इसका मतलब है और मैं काउंटिंग करूंगा तो 3 and 3 टोटल Fe के 9 एटम्स हो गए, ये देखो आप, और ऑक्सीजन के 4 into 3 ऑक्सीजन के 12 एटम्स हो गए, ये समझना है। पहला चीज, हम बीच इसके नीचे यहां पे नहीं लिख सकते, बीच में नहीं लिख सकते, बाद में नहीं लिख सकते, ब्रैकेट डाल के भी यहां नीचे नहीं लिख सकते, ये सब के सब गलत है, इससे फॉर्मूला चेंज होता है। कर क्या सकते हैं, बस इस कंपाउंड के पहले हम कुछ एक नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 इंटीजर्स। ये करने से मतलब क्या हो गया, अगर जैसे एग्जांपल से देखिए आप, अगर Fe3O4 है, यहां पे 3 लिख दिया, इसका मतलब हो गया 3 into 3 9 एटम्स ऑफ आयरन, 4 into 3 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज करेंगे। अगर हमें किसी का नंबर बढ़ाना है तो हम बस इसके यहां पे नंबर लिख सकते हैं, हम कुछ भी, राइट, कुछ भी नंबर 1 2 3 हो सकता है, यहां पे लिख सकते हैं, राइट, यहां पे लिख सकते हैं, जो भी हमें लिखना होगा वो यहां पे लिखेंगे और कहीं नहीं। ओके, तो अब आते हैं इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पे, सेम एग्जांपल अगर है, ये हमने एक लिख लिया, क्या था, Fe प्लस H2O इज Fe3O4 प्लस H2, ये दे रखा है। हमें पता है चेंज हमें जो करना है, बस इसके पहले हम यहां पे चेंज करेंगे, राइट, और यहां पे यहां पे यहां पे दिखा देते हैं आपको, बस यहां पे कुछ लिख सकते हैं, कोई नंबर, यहां पे कुछ नंबर लिख सकते हैं, यहां पे या यहां पे, इसके अलावा हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। इनके फॉर्मूला को तो हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। ओके, कलर सेम हो गया, जस्ट 2 मिनट, इसको किसी और कलर से मैं दिखाता हूं, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ओके, ये हो गया, यहां पे हम टच नहीं करेंगे, बट हमें क्या करना है, LHS या लेफ्ट हैंड साइड में हर एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे, राइट हैंड साइड में भी हर एलिमेंट्स के उतनी एटम होनी चाहिए, हमें इक्वल करना है। तो आप एक बॉक्स बना लो पहले, राइट, LHS और RHS दोनों तरफ वो इक्वल होने चाहिए, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आप लिख लो। क्या क्या इसमें, आयरन था, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके, अब आते हैं हम इस बेसिक को समझने के बाद रूल पे। तो एनसीईआरटी में भी बताया गया है, और इस डिसेंट रूल उससे स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ फ्लॉ है जो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा आपको। उसमें स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विथ अ मॉलिक्यूल विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि स्टार्ट विथ मॉलिक्यूल या कंपाउंड, राइट, मॉलिक्यूल विथ maximum number of atoms। ओके, तो किससे स्टार्ट करना है, मैक्सिमम एटम्स की बात करें तो इसमें एक एटम है, इसमें तो टोटल हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, 3 एटम है, इसमें 7 एटम्स है और इसमें 2 एटम्स है। ओके, तो एनसीईआरटी सजेस्ट कर रहा है कि आप इससे स्टार्ट करो, वैसे स्टार्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, तो Fe3O4। उसके बाद फिर एनसीईआरटी ने एक और बात करी है, इसमें भी, इस मॉलिक्यूल में एटम, वैसे एटम से स्टार्ट करो, एटम विथ मैक्सिमम नंबर, जिस एटम का काउंट सबसे ज्यादा हो उससे स्टार्ट करो। तो Fe3O4 में सबसे ज्यादा क्या है काउंट, ऑक्सीजन का 4 है, तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करने की बात करते हैं। ठीक है,
तो रूल क्या है, अगर आपको दे रखा है इक्वेशन, तो इक्वेशन में कंपाउंड ढूंढो जिसका सबसे ज्यादा एटम हो। तो इसमें 7 एटम है, तो इसलिए इसको ढूंढा। इसमें कौन सा एटम लूं मैं? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का 4 है। तो पहला काम हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अभी क्या है, अभी क्या दे रखा है इसमें देखते हैं। Fe का 1 है, इधर 3 है। हाइड्रोजन का LHS 2 है, हाइड्रोजन का इधर 2 है। ऑक्सीजन का इधर 1 है, राइट हैंड साइड में 4 है। देखो इधर 4 है, इधर 1 है, राइट। तो इस तरफ ये देखो इधर 4 और इधर 1, तो यहां पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे 4 लिख दूं, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, दोनों तरफ 4 हो जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं 4, यहां पे 4 लिखा, यहां पे 4 लिखा, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 4 है। तो इससे ये कैसे रिवाइज होगा? अब देखो ये 4 लिखने के बाद फिर से हम टेबल को रिफ्रेश करेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो अब क्या हो गया? Fe का 1 है, Fe का 3 ही है, ठीक है। हाइड्रोजन का जैसे मैं 4 लिखा, तो ये 4 into 2, इसमें 8 एटम्स हाइड्रोजन के हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 8 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में ये 8 हो गया। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? अभी 2 ही है, ओके। ऑक्सीजन देखो आप, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, यहां पे एक एटम है और 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 4 हो गया। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इसके लिए इसी को तो हमने बैलेंस किया था। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ऑक्सीजन को बैलेंस करना, जो कि हो गया। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, राइट। अब एक तो हो गया, अब हम जाएंगे दूसरे एटम पे। तो अब जाते हैं, दूसरा एटम कौन सा ले? तो दूसरा एटम हाइड्रोजन लेते हैं। हम कोई भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन भी ले सकते हो और आयरन भी ले सकते हो। अगर हाइड्रोजन हम लेते हैं तो देखो हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर 2 है, यहाँ 8 है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। तो इसको भी 8 करना होगा। 8 करने के लिए क्या करूंगा मैं? इसको 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये 8 हो गया। तो ये भी अब 8 हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब बचा क्या? Fe कितना? इधर 1 है और इधर 3 है। तो यहाँ पे सिंपली अगर 3 लिख दूंगा मैं, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो LHS और RHS में अगर फिर से आप टेबल बनाओगे तो दिखेगा Fe का 3 दोनों तरफ, हाइड्रोजन का 8 एटम्स दोनों तरफ, ऑक्सीजन का 4 एटम्स दोनों तरफ। बेसिकली इसमें आप स्टार्ट किससे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका एक ट्रिक बताया NCERT ने कि आप स्टार्ट विद द मॉलिक्यूल जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स हो, और उसमें भी उसको स्टार्ट करो जिसमें जिस एटम का सबसे ज्यादा काउंट हो। तो ऑक्सीजन से स्टार्ट किया और फिर हिट एंड ट्रायल है। ओके, एक बार ऑक्सीजन को हमने डाल लिया, फिर देखेंगे किसका बचा है, किसका ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, और अकॉर्डिंगली हम बैलेंस करते हैं। ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग एन इक्वेशन। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं बैलेंसिंग का। ये क्या दे रखा है? PbNO3 ट्वाइस, ये कन्वर्ट हो रहा है। ये जो रिएक्टेंट है वो 3 प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। क्या है? कौन से तीनों प्रोडक्ट है? PbO, NO2 एंड O2। फाइन, तो इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंसिंग में पहला क्या करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है, रिएक्टेंट्स में भी प्रोडक्ट्स में भी, उसमें किसी एक से स्टार्ट करना होगा। NCERT क्या बोलती है? NCERT की बुक में लिखा है कि आप वैसे मॉलिक्यूल को पकड़ो, वैसे मॉलिक्यूल से इसको स्टार्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो। तो यहाँ पे दिख रहे हैं सबसे ज्यादा एटम्स, इसमें 6, 2 और 1, टोटल 9 एटम्स है इसमें। ओके, और उस मॉलिक्यूल में भी आप वैसा एलिमेंट ढूंढो जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो। तो दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का 6 है। तो NCERT बोलती है कि ऑक्सीजन से स्टार्ट करो क्योंकि सबसे ज्यादा एटम है। बट ऑक्सीजन को आप अगर बैलेंस करने की कोशिश करोगे, राइट, तो ऑक्सीजन क्या है? 3 जगह पे है। तो इसको बैलेंस अगर हमें करना है तो मैं इसको बढ़ाऊं या इसको बढ़ाऊं या इसको बढ़ाऊं, राइट, वो कंफ्यूजन आएगा। तो एक रूल है, एक रूल जो कि हर जगह फॉलो होगा और आपको ध्यान रखना है कि इफ एनी एलिमेंट
एनी एलिमेंट या एनी एटम इज प्रेजेंट एट मल्टीपल प्लेसेस। देखो ये ऑक्सीजन क्या है, 3 जगह पे है। अगर आइदर इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट, इफ एन एलिमेंट और एन एटम इज प्रेजेंट एट मल्टीपल प्लेसेस, तो डोंट स्टार्ट विद दैट एटम और दैट मॉलिक्यूल। क्या रूल है? इफ एन एटम is present at multiple places, either in reactant or in product, then don't start with that element. इसको बाद में करोगे। डोंट स्टार्ट विथ दैट एलिमेंट और दैट एटम, उससे स्टार्ट नहीं करना है। अगर कोई एटम या कोई एलिमेंट मल्टीपल प्लेसेस पे प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में, तो उस एलिमेंट से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, क्यों नहीं करेंगे समझ में आ गया? क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होगी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करे या 1 से इसको करे या 3 से इसको करे, राइट? तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो ये नहीं करना है। ओके, तो अब ऑक्सीजन से नहीं करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। तो किससे स्टार्ट करेंगे? पीवी या नाइट्रोजन, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? अगर हम एटम की काउंट की बात करें, ये देखो तो नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो हम नाइट्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अब हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट या LHS और RHS का टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं। LHS और RHS का टेबल बन जाएगा। ओके, और हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स या एटम्स को लिख देते हैं, PV, N और ऑक्सीजन। ओके, तो देखो कितने कितने दे रखे हैं इसमें। PV का इधर 1 है, इधर भी 1 है, 1 1, फाइन। नाइट्रोजन का इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, नाइट्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही है, 2 है, 1 है। ऑक्सीजन का देखो कितना है, जो 3 × 2 6 है, और यहां पे कितना है, 2 + 2 4 + 1 5, तो 6 इधर है और 5 इधर है। यही है, 3 × 2 6, 2 + 2 + 1 5, ये दे रखी है। तो ये टेबल भी बनाकर आप स्टार्ट करोगे, तो आप कोशिश करोगे कि सबसे ज्यादा एटम जिसका है उससे स्टार्ट करूं। बट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये रूल मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एटम मल्टीपल प्लेसेस पे है तो उससे स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा, किसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, किसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, किसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, राइट? ओके, तो ऑक्सीजन से नहीं करना है, तो बचा नाइट्रोजन या लेड या पीवी ऑलरेडी बैलेंस्ड है 1 1, तो हमें नाइट्रोजन पे देखना होगा। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। ये देखो नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 है और इधर 1 है, मतलब हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 लिखा, ये 2 लिखा, ये हमने 2 लिखा। तो अब क्या हुआ, अगर फिर से आप चार्ट बनाओगे LHS RHS का, फिर से, राइट, ये LHS और ये RHS, तो अब क्या हो गया, 2 लिखने के बाद क्या हो गया, देखो फिर से इसको रिवाइज करोगे इस टेबल को। ये आपका फर्स्ट टेबल था, फिर आपने 2 यहां पे डाला तो इसको रिवाइज किया, तो पीवी तो 1 का 1 ही रह गया, पीवी 1 1 है। नाइट्रोजन उधर भी 2, इधर भी 2, ये 2 2 हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, इधर 6 था और इधर बढ़ गया, 2 + 4 4 और एक और, राइट? तो यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 × 2 4 है ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, राइट? तो 4 + 2 6 + 1 7, तो ऑक्सीजन 7 हो गया, यहाँ 6 है। तो अब देखो मैंने 2 लिखा यहाँ पे टू बैलेंस नाइट्रोजन, तो अब ये कहानी हो गई।
ये 2 लिखते ही लेड बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीजन पे आ सकते हैं क्योंकि बाकी 2 बैलेंस्ड है। अब क्या करें, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 6 है, इधर 7 है, इधर 6 है और इधर 7 है, तो ज्यादा की तरफ तो नहीं करते हम, कम वाला होगा उसको ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किससे करते हो आप, 2 से या 3 से या 4 से, राइट। हाफ से मल्टीप्लाई करके हम कम तो करते नहीं है, तो 7 को कम तो कर नहीं सकते, 6 को ही बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने के लिए मिनिमम क्या लिखते हो आप, 2 लिखते हो, तो यहां पे मैंने 2 लिख दिया, राइट। क्यों, क्योंकि यह 6 था जो कि लेस देन 7 है, तो इसको बढ़ाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, फिर से कहानी पूरी की पूरी चेंज हो गई। और फिर से आप टेबल बनाओगे, ये देखो, ये LHS है, ये RHS है। अब देखो काउंटिंग करते हैं, राइट। लेड PV कितना है, उधर LHS में 2 है, LHS में PV 2 है, RHS में PV कितना है, अब एक का एक ही है, ओके। नाइट्रोजन उधर कितना है, पहले कितना था, 2 था, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया। नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 ही है, हमने इधर कुछ किया नहीं है, ओके। ऑक्सीजन कितना हो गया, उधर 6 था, 2 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, ये 12 हो गया। इधर कितना है, 7 का 7, इधर हमने कुछ चेंज नहीं किया। आप काउंट करोगे अभी कितना है ऑक्सीजन, 2 4 1 7, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये टेबल आ गया। अब क्या हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, ना तो लेड बैलेंस्ड है, ना नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, ना ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो हमारा क्या था, लेड और नाइट्रोजन बैलेंस था। ये देखो आप दूसरे स्टेप में लेड एंड नाइट्रोजन दोनों ही बैलेंस था, बट जैसे ऑक्सीजन को कोशिश किया बैलेंस करने का, तीनों ही बिगड़ गया। फाइन, होता है ऐसा। अभी हम देखते हैं, अब फिर से हम क्या करेंगे, हमें सबको बैलेंस करना है, फिर से बैलेंस करना है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, अगेन फिर हम ऑक्सीजन से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या, इधर 12 है और इधर 7 है, दिख रहा है हमें टेबल में कि इधर ऑक्सीजन 12 है, इधर 7 है। अब इस 7 को 12 करने के लिए आप किस में बढ़ाओगे, वो कंफ्यूजन होगा। मल्टीपल प्लेसेस उससे नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेसेस में तभी जाते हैं जब बाकी बैलेंस हो गए हैं, तो बाकी तो बैलेंस हो नहीं रखे हैं, तो हमें बाकियों को बैलेंस करना है, तो लेड या नाइट्रोजन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी एक को पिक कर लो, चलो मैंने लेड को पिक कर लिया। लेड में क्या है, LHS में 2 है, RHS में 1 है। लेड में LHS में 2, RHS में 1। फाइनल टेबल देखो आप, इस टेबल को देख रहा हूं अभी जो टेबल बना है, राइट। LHS में 2, RHS में 1, इधर 2 है, इधर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते ही, राइट, लेड बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस हो गया। अब चाहो तो एक और फिर से टेबल बना लो। इसके बाद PV, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी क्या हो गया, अब क्या कहानी हो गई, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते ही, इधर तो कुछ चेंज नहीं हुआ LHS में, ये 2 4 एंड 12 है। इधर क्या हुआ, PV में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, PBO में, तो PV कितना हो गया, 2 हो गया। नाइट्रोजन कितना है, 2 ही है। ऑक्सीजन कितना हो गया, अब अभी 2 ऑक्सीजन है, 4 + 2 6 + 2 8। यहां पे 2 मल्टीप्लाई करते ही ये टेबल बनेगा आपका, तो PV बैलेंस्ड हो गया। अभी बचा क्या, नाइट्रोजन, इसको बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करूं मैं, क्या कर सकते हैं हम, इधर 4 है, इधर 2 है, इसको भी 4 कर लेते हैं। तो इस 2 को अगर 4 लिख दे, इस 2 को, तो दोनों तरफ नाइट्रोजन 4 एंड 4 हो जाएगा, दोनों तरफ, राइट। जैसे 4 लिखा तो अब फिर से टेबल क्या बनेगा, ये देखो आप, PV तो 2 का 2 ही है, इनफैक्ट लेफ्ट में कुछ चेंज नहीं किया है, तो 2 4 और 12 ही रहेगा। PV का कुछ चेंज नहीं हुआ है, 2 का 2 ही है। नाइट्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, अब 2
ये देखो आप कितना है, 4 इंटू 2 8 और ये 2, तो 8 प्लस 4 12। तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया। तो ये प्रोसेस करने पे, राइट, इतना प्रोसेस करने के बाद हमने बैलेंस कर लिया इसको। अभी आप काउंट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स के कितने एटम्स है और राइट हैंड साइड में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स है, तो सेम आना चाहिए। वो चीज टेबल में सेम दिख ही रहा है। आप चाहो तो क्विकली वैलिडेट भी कर लो। देखो पीवी 2 है, पीवी 2 है। नाइट्रोजन 2 इंटू 2 4 है, नाइट्रोजन 4 है। ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 है ऑक्सीजन। इधर कितना ऑक्सीजन है, देखो 8, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12। तो ये बैलेंस हो गया। ये है हिट एंड ट्रायल का मेथड, जो कि कई बार आपको ट्राई करना पड़ता है। यहां पहले मैंने 2 लिखा था, 2 करने से भी काम नहीं हुआ, फिर से इसको एडजस्ट किया, चेंज किया 4, राइट। तो कई बार हमें ये काम करना पड़ा और इसका लंबा मेथड है। तो क्या कोई शॉर्ट मेथड है, इजी मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? वो हम देखते हैं। ओके, तो हमने देखा हिट एंड ट्रायल मेथड से काफी कम्बरसम, काफी मुश्किल, डिफिकल्ट सा हो गया था, कई बार हमें करना पड़ा था, राइट। कई बार उसको नंबर को एडजस्ट करो, किससे स्टार्ट करना है उसका कंफ्यूजन, राइट। तो अलजेब्रिक मेथड से इसको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करता है। तो अलजेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, राइट। पहले जो सब में हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए आप हर कंपाउंड एलिमेंट के पहले ए बी सी डी ऐसे लिख लो। अगर ज्यादा और भी होता कुछ तो डी के बाद ई एफ जी एच वैसे आ जाता। और हमें करना क्या है, हर एलिमेंट का काउंट, हर एलिमेंट का जो एलएचएस में एटम का काउंट होगा और आरएचएस में जो एटम का काउंट होगा वो सेम करना है। तो उसको इक्वेट कर देना है बस। तो स्टार्ट करते हैं, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमें सोचना नहीं होता किससे स्टार्ट करना है। चलो पीवी का देखते हैं। पहले पीवी दिख रहा है तो हमने पीवी ले लिया। पीवी का एलएचएस में कितना एटम है, 1 है इंटू ए, एलएचएस में ए है। आरएचएस में कितना है पीवी का, आरएचएस में बी है। ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन का आप काम करते हैं। नाइट्रोजन का देखो आप, एलएचएस में कितना है, 2 इंटू ए, 2a है। और नाइट्रोजन का आरएचएस में कितना है, यहां पे 1 है, 1 इंटू सी, 2c है। ओके, अब क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखते हैं। एलएचएस में ऑक्सीजन कितना है, 3 इंटू 2 6 इंटू ए, 6a है। और इसको इक्वेट कर देंगे आरएचएस में एटम, आरएचएस में ऑक्सीजन का जितना एटम का काउंट होगा उसको हम इक्वेट कर देंगे, राइट। तो देखते हैं ऑक्सीजन का कितना एटम काउंट है। ये देखो ऑक्सीजन का यहां पे बी, पीबीओ से बी आया, यहां से 2 इंटू सी क्या हो गया, 2c, और यहां पे 2d। तो ये इक्वेशंस आ गए और अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना भी बहुत सिंपल है। हमें इसमें किसी एक को 1 मान लेना है, किसी भी एक को चलो मैंने अज्यूम कर लिया ए की वैल्यू 1 है। ए को हमने 1 अज्यूम किया तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू भी 1 आ गई। क्यों, बी इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू ए है तो बी की वैल्यू भी 1 हो गई। अब सी क्या है, सी 2a है तो c इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 1 तो c की वैल्यू 2 हो गया। ओके, अब d की वैल्यू निकालते हैं। d आप यहां से निकाल सकते हो। इसमें अगर हम पुट कर दे वैल्यू सबकी a b एंड c की तो d हमें d निकल जाएगा हमारा। तो यहां पे करते हैं इसको सॉल्व। 6a की वैल्यू 1 है,
बी कितना है, बी भी 1 है। 2c ये कितना है, c इज इक्वल टू 2 है तो 2c 4 हो गया प्लस 2d, यही है। तो कितना हो गया, ये देखो 6 इक्वल टू 5 प्लस 2d, 6 माइनस 5 इक्वल टू 2d, और d कितना आ गया, ये 1 है, 1/2, d की वैल्यू आ गई 1/2, ये आ गया। तो देखो आप a की वैल्यू पता है, b पता है, c पता है और d पता है, सब आ गया, a b c d सब आ गया। बस इसकी वैल्यू को वहां पे आप पुट कर दो। फिर से आप इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे आपके लिए तो इजी हो, राइट। क्या दे रखा है इक्वेशन, PbNO3 ट्वाइस, रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, PbO प्लस NO2 प्लस O2, यही है। क्या वैल्यूज आ गई है, A B C और D की, A is 1, B is 1, C is 2 and D is 1/2। ओके, ये जब आ जाएगा तो बस ये करना है हमें कि कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो आप एक या ज्यादा फ्रैक्शन आता है तो वैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, जो कि कॉमन डिनोमिनेटर बेसिकली होगा, एलसीएम होगा, उन सबके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो कि सबके सब इंटीजर बन जाए, कोई फ्रैक्शन बना रहे। जैसे यहाँ पे 1/2 है तो अगर मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सबके सब इंटीजर बन जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 यहां भी 2 आ जाएगा, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। तो 2 PbNO3 या 2 PbO, 4 NO2 और 1 O2, 2 2 4 1, राइट। अब अगर मैच करोगे पिछले वाले से, यही हुआ था, 2 2 4 और 1 ही तो आया था, 2 2 4 1, तो एक ही आएगा। बट इसमें हमें काफी कुछ करना पड़ा। यहां पे बस हमने ABCD रखी, सबके हर एलिमेंट के एटम को इक्वेट किया, किसी एक को हमने 1 अज्यूम कर लिया, हमने A को 1 अज्यूम किया, A को जैसे अज्यूम किया 1, B C D सबकी वैल्यू फटाफट निकल कर आ गया, उसको हमने ABCD की वैल्यू रख दी, और अगर कोई फ्रैक्शन होगा तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी इक्वेशन में लिखा होता है कंपाउंड या एलिमेंट, वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। अगर मान लो कुछ आया होता, राइट, यहां पे 1/4 आ गया होता, राइट, यहां पे 2 आ गया होता, यहां पे 1/6 आ गया होता, राइट, और यहां पे 3 आ गया होता। मानते हैं अगर ऐसा हो तो क्या करते इसमें, अगर ऐसा आया होता तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें कि सबके सब इंटीजर बन जाए, राइट। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, राइट। 4 या 6 का, 4 और 6 का जो एलसीएम लोगे 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाता। अगर ऐसा आता तो हम इसको इंटीजर बनाने के लिए कि सारा का सारा नंबर इंटीजर बन जाए, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करते क्या आता, ये 3 हो जाता, ये 12 इंटू 2 24 हो जाता, राइट, ये 12 इंटू 1/6 2 हो जाता, और ये 12 इंटू 3 36 हो जाता। ये मैथ्स है सिंपल, राइट, कि अगर फ्रैक्शन में आएगा तो इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, राइट। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने, एबीसीडी लिखा, क्वेश्चंस लाया, किसी एक का वैल्यू 1 अज्यूम किया, नंबर्स डाले, नंबर्स डाल के अगर यहां पे एबीसीडी की वैल्यू लिख दिया, इसमें से कोई अगर फ्रैक्शन है तो उसको आप कन्वर्ट कर लो इंटीजर में। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट, अलजेब्रिक मेथड से, सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट आपको फुली क्लियर हो, और फिर आप एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे बैलेंस करने को, आप हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चन को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करो खुद से, और देखो कि कितना इजी हो जाता है। क्या करेंगे इसमें, सेम मेथड, स्टेप 1 एबीसीडी लिख दो,
ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हर एलिमेंट का इक्वेशन बना लेंगे। एल्युमिनियम के लिए इक्वेशन बनाते हैं। एल्युमिनियम कितना इधर 2a, एल्युमिनियम इधर कितना है c, तो 2a इक्वल टू c आ गया। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 था इंटू ए 2a, एल्युमिनियम यहाँ पे एक ही है इंटू c हो गया। अब क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, एलएचएस में कितना है 3a, दिख रहा है 3a, 3 इंटू ए, और यहां पे भी एक ऑक्सीजन है प्लस b, तो एलएचएस में 3a और b ऑक्सीजन है। आरएचएस में कितना है ऑक्सीजन 2 इंटू सी 2c, और यहां पे 1 इंटू डी, तो d, ये ऑक्सीजन हो गया। अब क्या बचा, एल्युमिनियम ऑक्सीजन, सोडियम पे जाते हैं Na, सोडियम पे जाएंगे तो सोडियम कितना है B है इधर LHS में, और RHS में क्या है, RHS में सोडियम एक ही जगह यहां पे है, राइट, तो C। ओके, अब क्या बचा, एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन ऑलरेडी हो गया, हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है LHS में, एक है 1 इंटू बी, बी इज इक्वल टू, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 इंटू डी, 2d। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है, अगर आप C को 1 मान लो, राइट, या B को 1 मान लो, किसी को भी मानोगे वैसे तो सॉल्व हो जाएगा। C को मान लो तो इजी हो जाएगा, और ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट, क्योंकि C से B भी निकल जाएगा, C से A भी निकल जाएगा फटाफट। तो हमने C को 1 अज्यूम कर लिया, C को 1 अज्यूम किया तो A क्या हो गया, C को अगर 1 अज्यूम किया, ओके, A इज 1/2 हो गया, फर्क नहीं पड़ता, अभी फ्रैक्शन आने दो, राइट। A कितना हो गया 1/2, फाइन, हमें फ्रैक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो C को हमने 1 लिखा तो A कितना आ गया, A इज 3/2, तो A 1/2 आ गया। यहां से देखो C इक्वल टू B है, तो B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू होगी अगेन C विच इज 1। अब देखो D क्या है, D अगेन, D इज B/2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ओके, A B C D सबकी वैल्यू आ गई। इनफैक्ट हमने ये इक्वेशन यूज ही नहीं किया, ये इक्वेशन यूज ही नहीं किया, तो ये अपने आप ही सेटिस्फाई होगा। आपको क्विकली चेक करना है, देखो A कितना है, हाफ है, B 1 है, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 1/2 कितना हो गया 3/2, प्लस B कितना है, B इज 1, ये कितना है 2C कितना है 2, और D कितना है हाफ, ये क्या है 2.5, इधर भी 2.5। ये तो मैंने उसे चेक कर लिया, जरूरत नहीं थी चेक करने की, मेरा तो A B C और D जैसी इसकी वैल्यू आ गई, मेरा काम हो गया है, राइट। चलो, तो अब इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। क्या इक्वेशन दे रखा है, ये देखो इक्वेशन क्या दे रखा है, Al2O3 प्लस NaOH, राइट, NaAlO2, NaAlO2 प्लस H2O। हम क्या करते हैं, A B C और D की वैल्यू कर देंगे, रख देंगे। A कितना था, A इज हाफ, B कितना है, B इज 1, C कितना है, C इज 1, C भी 1 है, और D कितना है, D हाफ है। तो अगेन फ्रैक्शन में आ गया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हाफ हो गया तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा।
आप चाहो तो इसको वैलिडेट कर लो कि LHS RHS में काउंट इक्वल है कि नहीं। हमेशा एज ए रूल, एज ए प्रैक्टिस, जब भी आप लिखो तो इसको चेक कर लो कि LHS RHS में इक्वल हो गया है कि नहीं। तो एग्जाम में काफी टाइम होता है, बट अगर कोई सिली मिस्टेक हो गया है जिसकी वजह से नंबर गलत आ गया है, कोई कंप्यूटेशन गलत हो गई है, राइट, तो नंबर लूज नहीं करना है। जैसे आपका फाइनल आ जाए तो आप फटाफट कंप्यूट कर लो, राइट। तो एल्युमिनियम कितना इधर 2 into 1, 2 into 1, एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम इधर भी 2 है, ओके, राइट। ऑक्सीजन कितना इधर 3 into 1 3, और या ऑक्सीजन का 2, 3 + 2 5 इधर है। ऑक्सीजन इधर कितना है 2 into 2 4, 4 + 1, इधर भी 5 है, ठीक है। सोडियम कितना इधर कितना है 2 है, सोडियम इधर भी सोडियम 2 है। हाइड्रोजन कितना इधर, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है। तो अलजेब्रिक मेथड से आपका ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ओके, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ी थी, राइट, कि जो इक्वेशन केमिकल इक्वेशंस दिए रखे होते हैं क्यों बैलेंस करते हैं। हमने कहा था केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल चेंज होता है, उसमें मास चेंज नहीं हो सकते। रिएक्टेंट्स के मास और प्रोडक्ट्स के मास, राइट, सेम होंगे। रिएक्टेंट्स में जितने एलिमेंट हैं वही सारे एलिमेंट प्रोडक्ट्स में भी होंगे। रिएक्टेंट्स में हर एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे, प्रोडक्ट में भी उन सभी एलिमेंट के उतने सारे एटम्स होंगे, राइट। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट की बात कर रहा है, तो देखते हैं लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट कौन इनकरेक्ट है। The total mass of the elements present in the reactants is equal to total mass of the elements present in the products। सही है, ये तो होता है। Number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reaction। ये भी सही पॉइंट है। हर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में, राइट, और बिफोर और आफ्टर रिएक्शन, बिफोर आफ्टर रिएक्शन इज नथिंग बट बिफोर रिएक्शन इज reactant, after reaction is product। ये भी सही स्टेटमेंट है। chemical composition of the reactants is the same before and after the reaction। ये नहीं होता है। chemical composition ही तो चेंज होता है। चेंज इन chemical composition हमने पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में कि chemical change क्या है, chemical reaction क्या है। ये formation of new substance, इसको और क्या बोलते हैं, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, इसको और क्या बोलते हैं, चेंज इन केमिकल आइडेंटिटी, राइट। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट कैन नॉट बी सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। अगर वो सेम ही रह गया कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं, केमिकल चेंज हुआ ही नहीं, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इसमें फुल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को कराया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, ओके। अब हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना अच्छे से सीख लिया है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, राइट, जबकि इंसिडेंट बहुत प्रॉब्लम ऑलरेडी दिए रखे हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। और मैंने जैसे बताया आप दोनों मेथड सॉल्व करो, राइट, हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व करो, अलजेब्रिक से भी सॉल्व करो, कि दोनों में आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। और अलजेब्रिक मेथड से तो सॉल्व होना ही होना है, वो तो नो ब्रेनर उसको बोलते हैं, वो तो होना ही होना है। बट हिट एंड ट्रायल का भी मेथड प्रैक्टिस करो। मैं इसको फटाफट आपको कराऊंगा, राइट। अब क्योंकि आपने कुछ सीख लिया है स्टेप्स, तो बस मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये जो रिएक्शन दे रखे हैं इनका बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगा। HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स क्या बना रहे हैं, CaNO3 ट्वाइस
CaNO3 ट्वाइस प्लस वाटर या H2O। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करता हूं, हिट एंड ट्रायल का भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए या कुछ कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाए। अगेन किससे स्टार्ट करें, ऑलवेज एक चैलेंज होता है। देखो आप, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है जो मैंने बताया वो है कि आप उससे स्टार्ट नहीं कर सकते जो एलिमेंट या जो एटम मल्टीपल प्लेसेस पे प्रेजेंट है। तो इसमें देखो, हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी है, रिएक्टेंट्स में दो जगह आ गया, राइट, रिएक्टेंट्स में दो जगह आ गया, तो मतलब हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं करना है। ये देखो, ऑक्सीजन यहां भी है, यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी है, इस प्रोडक्ट में भी दो जगह है। मल्टीपल प्लेसेस पे जो भी एटम आएगा आइदर इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स, उससे स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इन दोनों से स्टार्ट नहीं करेंगे। इन दोनों से स्टार्ट करोगे तो आपका मेथड लंबा होगा, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा और बहुत प्रॉब्लम होगी। अब ये हट गया तो बचा क्या, नाइट्रोजन है या कैल्शियम है, किससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैल्शियम तो इधर एक है, इधर एक है, तो अभी कुछ कर नहीं सकते, फाइन। बचा क्या, नाइट्रोजन बचा, ठीक है, नाइट्रोजन लेते हैं। अब देखो नाइट्रोजन यहां पे क्या है, इधर 1 है, नाइट्रोजन यहां पे 2 है, तो नाइट्रोजन के लिए मैंने यहां पे 2 लिख दिया, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ओके। अब देखते हैं कैल्शियम पे कुछ फर्क पड़ा क्या, कैल्शियम पे, कैल्शियम देखो यहां 1 है, अभी भी 1 ही है, ओके ओके। अभी बचता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले देख लो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कहानी क्या है, क्या ये ऑलरेडी बैलेंस हो गए हैं या बचा है, कुछ करना है, तो काउंट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना इधर, हाइड्रोजन 2 और 2, हाइड्रोजन टोटल इधर कितने एलएचएस में है, हाइड्रोजन 4 है, एलएचएस में 2 और इधर भी 2, 4 है। आरएचएस में हाइड्रोजन कितना है, आरएचएस में 2 ही है, राइट, तो यहां पे मैं 2 लगा दूंगा, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ओके। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। हमने सीए को, राइट, सीए को तो कुछ चेंज किया नहीं, नाइट्रोजन को कुछ चेंज हुआ नहीं, ठीक है। अब बचा बस ऑक्सीजन। अब देखते हैं ऑक्सीजन का क्या हुआ है। ऑक्सीजन कितना था इधर, इधर 6 एंड 2, 8 है ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन देखोगे तो यहां भी 3 × 2 6 + 2 8 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जो मल्टीपल प्लेसेस वाले होते हैं उससे स्टार्ट नहीं करते, उसको बाद में करते हैं। तो देखो मैंने कितनी आसानी से हो गया, अगर मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो मल्टीपल प्लेसेस पे थे, तो ये सिंपल सॉल्यूशन हो गया, ओके। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है Na2SO4 प्लस H2O। सिमिलर सी कहानी है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 जगह पे है रिएक्टेंट्स में, राइट, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं करेंगे। ऑक्सीजन भी 2 जगह इधर है, ऑक्सीजन तो 2 जगह इधर भी है, ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सा दिख रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो स्टार्ट किससे करेंगे, बचे हुए जो है उनमें से किसी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बचे, सोडियम है और सल्फर है, राइट। तो चलो सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम इधर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, राइट, सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 हो गया। अब सल्फर देखते हैं, सल्फर के साथ क्या है। सल्फर देखो, अब इसमें तो है नहीं, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो कुछ करना नहीं है। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आते हैं। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 और 2 4 है टोटल। हाइड्रोजन कितना है, देखो अब हाइड्रोजन, अब मैं देखूं हाइड्रोजन, तो एलएचएस में कितना है, 2 + 2 4 है, और आरएचएस में कितना है, आरएचएस में 2 ही है, आरएचएस में 2 है, राइट।
हाइड्रोजन। तो इसको 4 बनाने के लिए कि LHS के इक्वल हो जाए, यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 4 हो गया हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब फाइनली ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन पे आएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कितना है LHS में, 2, यहां पे 2, यहां पे 4, 6 है, 2 और 4 6 है। RHS में कितना है, 4 और 2, इधर भी 6 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हो गया। अगेन कितना सिंपली हो गया अगर हमें ये पता हो किससे स्टार्ट करना है, और एज अ रूल जो मल्टीपल प्लेसेस पे है उससे स्टार्ट मत करो। इसके अलावा एनसीईआरटी में बहुत सारे बैलेंसिंग के क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस करो, राइट। और वैसे भी इस जब सारा हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो एंड में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो आपको सॉल्यूशन भी उसमें मिल जाएगा, बैलेंसिंग वाला भी। ओके, तो देखते हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में, इस लेक्चर में, राइट। हमने राइटिंग केमिकल इक्वेशंस आज सीख लिया, राइट, जिसमें हमने सीखा केमिकल रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, राइट। एंड देन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन सीखा, राइट। एट द सेम टाइम हमने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के मेथड्स देखे, हिट एंड ट्रायल मेथड देखे, जो एनसीईआरटी में बताया उससे एडिशनल क्या क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हिट एंड ट्रायल में, वो कवर किया, राइट। अलजेब्रिक मेथड को हमने सीखा जिससे सारे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, राइट। और एग्जांपल्स देखे, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल जिसमें हमें बैलेंस